हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th का जो मैथ्स का एग्जाम हुआ है 2026 में, यानी कि मैथमेटिक्स यानी गणित का पेपर, जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन उसमें हम आपको डायरेक्ट टिक करके बता दिए थे कि इसका कौन कौन सा आंसर सही है। लेकिन हम आपको उसमें साथ ही बोले थे कि आपको इसका डिटेल्स वाला वीडियो भी आपको हम कुमार हीरो 10th मैथ्स चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, इसका पूरा डिटेल्स में आंसर हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें एक बार देखिए, यहाँ पे सेक्शन ए जो है आप लोगों का, सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 1 से लेकर 100 गो प्रश्न था। ठीक, लेकिन 50 को प्रश्न का ही उत्तर आप लोगों को देना था। आप कोई भी 50 को प्रश्न बना सकते हैं। तो यहाँ पर उस जिसको क्या करना है, OMR सीट पर इसको घसना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला सवाल आप लोग के सामने भी ये था। अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो मिला लीजिएगा, अगर आप देने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम है, तो आप यहाँ पर सीखिएगा ताकि आप फाइनल एग्ज़ाम में आपके लिए भी बेहतर काम करें। तो देखिए, निम्नलिखित में किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए, विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा अलग अलग होता है। सम द्विबाहु में दो भुजा बराबर होता है, एक भुजा अलग होता है। और समबाहु मतलब होता है कि समान भुजा, यानी तीनों भुजाएं जो है समान होता है। तो ये तीनों भुजा अगर समान है तो भी उसको हम समरूप बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी में मारना था। उसके बाद दूसरा प्रश्न था कि समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं में क्या संबंध होता है। तो देखिए, समरूप त्रिभुज का आप परिभाषा अगर पढ़े होंगे तो संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी में ये मारना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर आप बी मारे हैं तो आपका करेक्ट था। तीसरा सवाल आप लोग के सामने में ये था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, जैसा कि आपको समरूप त्रिभुज में याद होगा कि दो त्रिभुज के समरूप क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो वर्गों के अनुपात है तो आप क्या करिए, क्षेत्रफल का अनुपात दिए हुए है तो भुजा का जब अनुपात पूछे तो इसका बस वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, जैसे इस तरह से, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वह 2:3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी में टिक करना था। चौथा नंबर सवाल है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF जो है समरूप है और AB बटा DE जो है 3/5 दिए हुए और FD बटा CA पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप है तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि भुजाएं क्या होता है, समानुपाती भी होता है, ऐसे भी आप जानते हैं। तो भुजाएं समानुपाती होता है तो पहले आप देख लीजिए कि इसमें AB, तो इसमें क्या लिखे डी, तो AB बटा डी ऐसे आप लिख दीजिए। AB बटा DE जो होगा वह बराबर ही होगा किसके, तो FD। यहाँ से अगर FD लिया है तो देखिए ध्यान से, FD ये वाला FD लिया है तो पहले आपको AC लेना होगा। ठीक है, तो AC और बटा में क्या लेना होगा, DF या FD कह सकते हैं, ऐसे इसके बराबर होगा। ठीक है, तो AB बटा डी कितना है, 3/5 है। और अब AC बटा FD जो है निकलेगा, लेकिन आपसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो मान है ये हमें निकालना क्या है, FD बटा CA। तो ये उलट जाएगा, इसको उलट देंगे। अगर मान लीजिए इधर हम कर देंगे 5/3 और इधर कर देंगे FD बटा AC। ठीक, उलट जाएगा तो हो जाएगा आपका 5:3। ये ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक करना था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का रहा था कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। ठीक है, और उनकी परिमिति क्रमशः 32 सेंटीमीटर और एक 24 सेंटीमीटर है। यदि AB का मान 10 सेंटीमीटर है तो PQ पूछ रहा है। तो सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो समरूप त्रिभुज का परिमिति का जो अनुपात है वह भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होता है। तो परिमिति कितना एक दिया हुआ है, पहला है 32 और दूसरा है 24। तो 32/24 लिख लेंगे और इधर भुजा लिखिएगा। याद रखिएगा, इधर भुजा आपका AB है तो ऊपर में AB लिखना है और AB के संगत भुजा ही लीजिएगा। तो PQ है तो बट्टा में आप PQ लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ से आप आराम से इसको काट कूट करके लिख सकते हैं। तो 8 चौक 32, नहीं 8 से तो कटेगा नहीं, हाँ कट जाएगा। 8 चौक 32 और 8 तिरी 24, तो 4/3 आया। तो आपसे क्या पूछ रहा था, AB बटा PQ बराबर है 4/3 के, जिसमें कि आप देखेंगे कि AB का मान भी आपको 10 दिया हुआ था। तो आप AB का मान यहाँ पे 10 रख ही दीजिए। ठीक है, AB का मान कितना है, 10 है। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो 4PQ
बराबर 10 तिहाई 30 हो जाएगा। ठीक, अब हमें पी क्यू का मान पूछ रहा था तो इसको आप काट सकते हैं 2 बार में और इसको 15, यानी कि आप कहेंगे 15/2 आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी अगर आप टिक किए थे तो आपका सही है। बस यहाँ पर आपको नियम याद रखना था, इसका जो प्रॉपर्टीज था कि परिमिति का जो अनुपात होता है, ये थ्योरम है ये, कि भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है दो समरूप त्रिभुज में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं 6 में। कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि समबाहु त्रिभुज आपको पता होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज में, ये समबाहु त्रिभुज है जिसमें हम भुजा मान लेते हैं कि तीनों जो भुजा है इसका बराबर है। और जैसा कि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का मतलब ही होता है कि तीनों भुजा बराबर है, जिसमें कि कह रहा है कि 2a भुजा है, इसका भुजा कितना है 2a, तो इधर से भी 2a हो गया, इधर से भी 2a हो गया और इधर से भी 2a। अब यहाँ से हम इसको परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक, तो जब परपेंडिकुलर यहाँ पर लंब डालते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए 2 भाग में इसको विभाजित कर देता है बराबर बराबर, जैसे ये a इधर हो गया और ये भी आपका a हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ 2a है और यहाँ से यहाँ a है और ये आपका हाइट हो गया, तो ये हाइट ही आपसे पूछ रहा है। तो ये p एक तरह से p समझ सकते हैं, तो परपेंडिकुलर p बराबर क्या होता है, रूट अंडर समकोण त्रिभुज है, तो h² - b² ऐसे फॉर्मूला आपको पढ़े होंगे। तो h मतलब कर्ण, कर्ण कितना है 90 के सामने वाला 2a है, तो लिख देंगे 2a का स्क्वायर माइनस b के जगह आप ये आधार देखेंगे तो a है तो a²। अब इसे आप निकल जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4a² माइनस a² रहेगा। 4 को a² में से a को घटाएंगे तो 3a² और 3 का वर्गमूल तो निकलता है √3, नहीं निकलेगा तो रूटे में रह जाएगा। a² मतलब a को बाहर निकल जाएगा, तो आंसर में आपको a√3 या 3 ये बोल सकते थे। ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक करना था। ऑप्शन अगर आप बी टिके हैं तो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है से चेक करिए। तो सबसे पहले आप डी को ऑप्शन देखेंगे तो ये पहले स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करके जोड़ना है और तीसरा के स्क्वायर के बराबर आ जाना चाहिए। तो देखिए 17 का स्क्वायर 289 ऐसे, और 61 का स्क्वायर लास्ट में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। जब इसको ऐसे जोड़ेंगे तो 9 1 10 आ जाएगा, जबकि आप जानते ही 9 का स्क्वायर 81 होता है, लास्ट में 1 आ रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर तो हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए यही वाला पाइथागोरस जो है त्रिक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब ये तीनों अगर आप चेक करेंगे, तीनों को वर्ग कर करके 2 को जोड़ना है और तीसरा के बराबर आ जाएगा वर्ग करके। ठीक है, तो वो पाइथागोरस का त्रिक होगा और ये जो है आपका त्रिक नहीं होगा। तो ऑप्शन अगर आप डी मारे हैं तो आपका सही था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए यहाँ ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, तो ऊंचाई दिया हुआ और आपसे क्या पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई देखिए यहाँ से ये दिया हुआ था, ये ऊंचाई जो होता है ये, ठीक, तो ऊंचाई आपको कितना है 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हो, ना कि भुजा। ठीक है, आप इस बात को ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आपको ये भुजा निकालना होगा। ठीक है, तो ये ऊंचाई पता है, ये भुजा आपको निकालना होगा। तो जैसा कि आपको पता है इसका फॉर्मूला अगर आपको याद रहे तो आप बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 × a, ये ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। ठीक, और ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 6√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी a बराबर आ जाएगा 6 दूनी गुना कर देंगे तो कितना 12, यानी 12 सेंटीमीटर जो आया इसका भुजा आया। अब आपसे पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब √3/4 तो रहेगा, भुजा का मतलब 12 का स्क्वायर करना होगा, तो √3/4 आप छोड़ दीजिए। और जानते हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब इसको काटिए, 4 से कट जाएगा, 4 × 12, ठीक है, 2 और 4 × 6 24, ठीक, 36। तो 36√3 जो है आपका आंसर आएगा, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर अगर आप बी मारे हैं तो आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो कौन सा त्रिभुज है। तो जैसा कि अभी आपको जस्ट बताया कि ये जो समबाहु त्रिभुज जो होता है, इसके ये जो कोण है इसका समद्विभाजक जो होता है ये दोनों भुजा को भी क्या करता है बराबर, और कोण को भी बराबर बराबर भाग में बांटता है। तो ये समबाहु त्रिभुज में ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी में टिक करना था। 10 नंबर में कह रहा है कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाती है। तो देखिए कोई चतुर्भुज है, मान लीजिए कोई चतुर्भुज आप कैसा भी ले सकते हैं, इस चतुर्भुज है, सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु मतलब इस मध्य बिंदु है ऐसे, इसको अगर हम मिलाएं कुछ इस तरह से, ठीक है, मध्य बिंदु सबको अगर हम मिला दें तो ये जो बनता है बीच में चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज होता है। ऑप्शन नंबर आपको ए में इसको टिक करना था। ठीक है,
उसके बाद 11 नंबर कह रहा है कि साइन थीटा अगर 45/53 के बराबर है, ठीक है, साइन थीटा कितना है 45/53 के बराबर है, तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। तो ये जानते हैं कि ये होता है पी और ये होता है एच। तो इसमें आप बी पहले आप निकाल लेंगे, तो रूट अंडर क्या करेंगे एच² माइनस पी स्क्वायर। ये आपको पता है एच का मतलब यहाँ देख सकते हैं 53 का स्क्वायर है और पी का मतलब है 45 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा स्क्वायर करना होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 ये 15 दूना 30 और 30 के जीरो ही रह जाएगा, हासिल 3 और 5 के स्क्वायर 25 3 28 9 और ये 45 का स्क्वायर हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25 4 5 20 20 25। ठीक है, अब इसको जब घटाएंगे तो थोड़ा सा घटा लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 2809 में से हम 20 से 25 घटा लेते हैं तो 4 आ जाएगा, ये 10 है तो 2 8 हो जाएगा, ये आपका 7 यानी 784 और 784 का हमें लगता है 28 वर्गमूल आएगा। ठीक है, तो 28 आएगा तो यहाँ पर हमें कॉस थीटा पूछ रहा था तो b/h होता है। b जो अभी हम निकाल के लाए हैं 28 और h तो आप देख सकते हैं 53 है, तो 28/53 में अगर आप टिक किए हैं तो आपका आंसर सही था। 12 में कह रहा है कि साइन 29 डिग्री बटा कॉस 61 डिग्री। तो जैसा कि आपको बताया कि ये दोनों जोड़ कर देखिएगा पहले 90 पूर रहा है कि नहीं। तो जैसे 9 1 10 हो गया, 6 2 8 1 9, 90 पूर रहा है, इसका मतलब साइन और कॉस है तो निश्चित रूप से कट के एक इसका आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी। अब बनाना चाहे तो ऐसे लिखेंगे साइन 29 डिग्री जो है ये ऊपर में क्या है 29 डिग्री, तो हम क्या करेंगे 90 में से कितना घटाएंगे कि 29 आ जाएगा। तो निचला वाला देखकर आप डायरेक्ट घटा सकते हैं क्योंकि जोड़ कर देख लीजिएगा 90 पूरा रहा है तो वही घटाना होगा। तो 90 में से 61 घटाएंगे तो 29 आ जाएगा। नीचा वाला जस्ट के तरह से आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि किसी एक को ही चेंज करना है। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा, इसको मान लीजिए थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। थीटा मतलब 61 रहेगा और नीचे वाला जस के तस बेचारा रहेगा, ये कट जाएगा एक बार में। तो इसका आंसर जो है डायरेक्ट आप कहेंगे एक आंसर है। या आप डायरेक्ट भी आप ऐसे देख सकते हैं कि साइन और कॉस चेंज होता है एक दूसरे में, ये दोनों जोड़ के अगर 90 पूरा है तो निश्चित रूप से एक बार में कट जाएगा। 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन इकाई के बराबर नहीं। इकाई का मतलब एक के बराबर, ठीक, तो एक के बराबर कौन नहीं है। तो पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर भी एक होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक नहीं होता है, बल्कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इकाई नहीं पूछ रहा था तो ये सब तो तीनों बराबर होता ही है, तो यही वाला नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना था। उसके बाद 14 नंबर सवाल देखेंगे कि यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए जैसे हम मान लीजिए एक ये आपका ऊंचाई हो गया और ये आपका छाया कुछ इस तरह से, यहाँ पर आपका सूर्य है, ठीक है, यहाँ पर सन है और यहाँ से ये लाइट ऐसे दिया, ठीक। तो ये आपसे ये कोण पूछ रहा है, तो क्या कर रहा है कि वृक्ष की छाया की जो लंबाई है उसकी ऊंचाई के बराबर, मतलब ये वाला ऊंचाई और छाया की लंबाई बराबर है। तो मान लीजिए ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स है, दोनों बराबर है और पूछ रहा है थीटा का मान, तो यहाँ मान लीजिए थीटा, तो पी पता है और ये बी है, ठीक है। तो पी बी किस में होता है टैन थीटा में, तो टैन थीटा बराबर आप लगा दीजिएगा p/b। टैन थीटा आप छोड़ दीजिए, पी के मान लीजिए एक्स है और ये लंबाई एक्स है, क्योंकि दोनों एक्स एक्स है, क्योंकि दोनों की छाया की लंबाई क्या था, छाया की लंबाई और ऊंचाई की लंबाई बराबर था, तो एक्स एक्स कट जाएगा एक बार में। मतलब हुआ कि टैन थीटा के मान एक है और टैन थीटा एक कितना डिग्री पर आता है, तो 45 डिग्री पर आता है। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना था, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर था। 15 नंबर कह रहा है कि कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में आपको बताना है, मतलब कॉस थीटा बराबर आपको लिखल दिखना चाहिए जो कि साइन के रूप में। तो जैसे तो आपको याद ही होगा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या स्क्वायर हटा के ऐसे भी आप लिखे होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़े होंगे। लेकिन आपसे कॉस थीटा का मान पूछ रहा था तो कॉस थीटा बराबर स्क्वायर हटा देंगे, इधर रूट आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला आपको आंसर में देख लीजिए कौन सा है, पहला आंसर ही आप लोग का करेक्ट था, क्योंकि आंसर जो देना है वो साइन थीटा के रूप में, मतलब उसमें साइन ही रहना चाहिए, देख सकते हैं, ठीक है। 16 नंबर कह रहा है कि सेक थीटा अगर कॉसेक थीटा के बराबर है तो थीटा का मान क्या हो। तो सेक और कॉसेक में कौन सा डिग्री है जो मान बराबर देता है, ठीक। तो सेक और कॉसेक में जो है 45 डिग्री में अगर आप देखेंगे तो इसका मान दोनों बराबर होता है, क्योंकि सेक 45 का मान भी 1/√2 और कॉसेक 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो आंसर में आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। अब इसको बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक, कि दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं। दो तरीका है, आप बना सकते हैं ऐसे, ना तो ऐसे कर सकते हैं कि हम सेक को दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं, ठीक। तो इसको लिख देते हैं कॉसेक
कॉसेक 90 माइनस थीटा, और इधर वाला को आप कॉसेक छोड़ सकते हैं। कॉसेक से कॉसेक हटा देंगे तो 90 माइनस थीटा बराबर इधर थीटा आ जाएगा। अब हमें थीटा का मान निकालना है तो बराबर माइनस थीटा उधर आके प्लस थीटा, तो 2 थीटा हो जाएगा इधर आएगा। तो अभी काट सकते हैं तो कितना आएगा 45 डिग्री। तो थीटा का मान आप कितना बोलिएगा 45 डिग्री। एक और तरीका है कि सेक को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/cos, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो ऐसे आप लिख सकते हैं साइन थीटा या साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर किधर आएगा 1, क्योंकि हम इस साइन को यहाँ ले आए। ठीक, अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर 1 है। इसका मतलब थीटा का मान कितना होना चाहिए 45 डिग्री। ऐसे भी आप किसी भी तरह से आप बनाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 16 के बाद अब आते हैं 17 नंबर। 17 में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ तो बस आपको मान याद होना चाहिए कि साइन 30 का मान क्या होता है। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस 60 जो है वो साइन 30 के जैसा ही होगा, मतलब 1/2 ही रहेगा इसका मान भी। ठीक है, और माइनस में कॉट 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। अब 1/4 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1/4, माइनस में 1 रहेगा, 1/1 करके भिन्न का घटाव जोड़ बना देते हैं, लघुत्तम 4। तो 1 + 1 माइनस ये 4 हो जाएगा। 1 1 2 में से 4 घटेगा तो -2/4, काट कूट करेंगे तो -1/2 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर आप बी में टिक किए हैं तो आपका आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में सेम टाइप का प्रश्न कि √3 को tan थीटा अगर 1 के बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पहले गुना में जो √3 है इसको बटा में भेज देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अब आप याद कीजिए कि tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो ये 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही था। 19 नंबर में सवाल कर रहा है कि cot a + 1/cot a बराबर 2 है, तो tan पूछ रहा है, tan स्क्वायर a + 1/tan स्क्वायर a क्या होगा। तो सबसे पहले ना आप इसको tan में बदल दीजिए। तो cot को हम tan में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/tan हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि cot का उल्टा tan, और 1/cot है ये है तो इसको तो हम tan में ऐसे लिख सकते हैं tan है। अब बराबर तो दूर रहेगा, इसको हम पहले ऐसे लिख दिए। अब ये इस टाइप का प्रश्न दिख रहा होगा, इसको उलट के सीधा कर देते हैं, मतलब पहले tan a कर देते हैं, अब बाद में 1/tan a लिख देते हैं। बात एक ही है क्योंकि प्लस में है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा जिससे कि आपको इस पर स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे tan a ऐसे स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ ऐसे। ठीक, अब याद रखिए स्क्वायर करने का मतलब दोनों पर खाली स्क्वायर नहीं बल्कि a + b का होल स्क्वायर तोड़ना होगा। ठीक है, तो a² + 2a और b के जगह 1/tan a है, और प्लस में होगा b का स्क्वायर मतलब 1/tan का स्क्वायर ऐसे। अब बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। तो tan a से tan a कट जाए, क्योंकि 2 × b जब लगाएंगे तो दोनों ऊपर नीचे आते कट जाएगा। अब ये tan स्क्वायर a तो रहेगा, प्लस में यहाँ 2 बच रहा है। ठीक है, 2 में 1 से तो 2a रहेगा, प्लस 1/tan स्क्वायर a रहेगा। बराबर के बाद कितना है 4 है। हमें निकालना किसका मान है, सिर्फ निकालना है tan स्क्वायर a प्लस 1/tan स्क्वायर a का। ठीक, अब इससे हम क्या करेंगे, इस 2 को राइट साइड भेज देंगे तो 4 - 2 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2, और इसका आंसर आप देख सकते हैं कि कितना आएगा 2 आएगा। सेम ही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में टिक करना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 20 है, तो ध्यान दीजिएगा। साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको फॉर्मूला पर तोड़ने के लिए आप स्क्वायर को ऐसे कर दें। ठीक है, स्क्वायर के रूप में ऐसे, और कॉस स्क्वायर को फिर से स्क्वायर कर देते हैं, क्या कोई 4 आ जाएगा। अब a² - b² पर तोड़ेंगे इसको, तो आप जानते हैं a² - b² क्या होता है, एक द प्लस में एक द माइनस में। तो पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब a + b। a समझिएगा किसको, a आपको समझना है साइन स्क्वायर को, ठीक, और b किसको समझना है कॉस स्क्वायर को, और तब ऊपर से a² आपको दिख रहा है। तो एक द प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसका मान तो आप जानते हैं कि 1 होता है, तो 1 रह जाएगा, और इधर से आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आंसर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ देखिए पहला ऑप्शन में कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, जो कि आंसर जल्दी में मत मारिएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप दूसरा देखिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 लाना है, दूसरा तीसरा प्लस है, और चौथा साइन में है। तो देखिए कॉस में हम पहले क्या करते हैं, साइन को कॉस में ही ले आते हैं, तो साइन में ही ले जाने का प्रयास करते हैं। 1 तो रहेगा तो हटा भी सकते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा छोड़ देते हैं, इस कॉस को हम साइन में ले चलेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के पहले आपको माइनस है, ठीक है, तो ब्रैकेट देना जरूरी है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा
2 साइन स्क्वायर थीटा और -1 तो आपके पास रहेगा। तो आंसर में आपको क्या टिक करना था, ऑप्शन अगर आप डी आपको टिक किए हैं तो आपका आंसर सही था। ठीक है, 21 में कह रहा है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः दिया हुआ है, एक 10 है और एक 24 है, तो पूछ रहा है उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। तो समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता दें। समचतुर्भुज का मतलब होता है चारों भुजा पहले बराबर होता है और इसका जो विकर्ण है वह परपेंडिकुलर भी होता है और मतलब समद्विभाजित भी करता है, लंब भी होता है और समद्विभाजित, मतलब ये भुजा और ये भुजा के बराबर होता है, ये भुजा के बराबर, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनता है। तो विकर्ण 10 है और 24 है, तो एक मान लीजिए 10 और एक 24, तो 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5, और इधर 12 हो जाएगा तो ये भी 12, ऐसे। और ये जान सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें आप निकाल सकते हैं, ये 12 पता है, ये 5 पता है, तो ये वाला आपको भुजा निकाल सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए 90 के सामने तो h होता है, तो h बराबर निकाल दीजिए √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। पी आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, तो 12 का स्क्वायर ले लेते हैं और एक को 5 का स्क्वायर ले लेते हैं। 12 का स्क्वायर आप जानते हैं 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, जोड़ेंगे तो 169 आएगा, और 169 का वर्गमूल होता है 13, जो कि एकदम सही आप टिक किए थे, क्योंकि आपसे पूछ रहा था प्रत्येक भुजा की लंबाई। ठीक है, 22 में कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए एक वृत्त बना लेते हैं और बाह्य बिंदु मतलब यहाँ से एक बिंदु बाहर एक ले लेते हैं, और इससे हम स्पर्श रेखा खींचे तो एक स्पर्श रेखा आप ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, काटना नहीं बल्कि छू के निकलना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे छू के निकले, और दूसरा आप इधर से आप ऐसे छू सकते हैं इस तरह से। तो बस केवल और केवल 2 ही स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं जो इस वृत्त पर जा सकता है। लेकिन क्या कह रहा था कि किसी बाह्य बिंदु से, तो एक बिंदु हम बाहर कोई ले लिए है और इसे हम 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो कह रहा है कितनी स्पर्श रेखा है, तो केवल और केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी में टिक करना था। ठीक है, 23 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले पिक्चर को ही समझते हैं। ये वृत्त आपके पास है, ठीक है, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या मतलब ये त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर सेंटर मान लेते हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ पर एक बाहर बिंदु ले लेते हैं, यहाँ से मान लीजिए स्पर्श रेखा हम ऐसे खींचे, ठीक है, स्पर्श रेखा, और ये आपका त्रिज्या हो गया। ठीक, तो त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, और ये वाला जो डिस्टेंस है बाहर से ये जो खींचा गया ये 24 सेंटीमीटर। अब जैसे कि आपको जानते हैं स्पर्श रेखा पर जो एंगल बनता है ये वृत्त से मतलब त्रिज्या पर ये क्या होता है, लंब होता है, तो ये 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना रहा है, और ये पूछ रहा है कि केंद्र से इस बिंदु की दूरी क्या होगा, ऐसे। ठीक, तो ये वाला दूरी आपसे पूछ रहा है, तो ये देख सकते हैं 90 के सामने क्या है, कर्ण है, तो ये h मान लीजिए, तो h आपको फिर से निकालना है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या क्यों कह रहा है, देखिए वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी, तो √p मतलब आप लिख सकते हैं बड़ा वाला 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दोनों में से कोई लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 24 का स्क्वायर आप देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 होता है, हासिल 1, 4 दूनी 8 दूना 16, 117 के साथ हासिल 1, 4 1 5, 576 आएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 6 होता है 15, हासिल 1 हो गया, 7 4 11 1 12, और हासिल 1 6, 625, और 625 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 25 होता है। तो इस तरह से कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी में अगर आप टिक किए हैं तो सही है। 24 नंबर सवाल देखें, यदि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः दिया हुआ है, ठीक है, वृत्त की ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें प्रश्न को ही थोड़ा सा आप अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई, ये जीवा है और ये त्रिज्या है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी क्या हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, ये वृत्त है और ये केंद्र मान लीजिए, वृत्त की जीवा, एक जीवा मान लीजिए ये आपका जीवा है, ठीक है, जीवा कितना दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है 16 सेंटीमीटर है, और इसका त्रिज्या, ये त्रिज्या इधर से भी त्रिज्या है और इधर से भी त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या आपका 17 है और ये पूरा पूरा कितना है 16 है। और जानते हैं कि आपसे पूछ रहा है लंबिक दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ जो लंब की दूरी है ये वाला, ऐसे इस पर लंब होता है, तो ये अगर ये 16 है तो ये पूरा पूरा 2 पार्ट में बढ़ जाता है, 8 और इधर भी 8 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर होता है और 2 लंब समद्विभाजक होता है, मतलब समान 2 भाग में बांटता है, तो ये 8 हो गया और ये 17 हो गया, और आपसे ये लंब की दूरी पूछ रहा है, तो इस बार जो है 90 यहाँ है, तो ये p है, ठीक है, थीटा मान लेते हैं यहाँ है, तो p निकालने के लिए √अंडर क्या करते हैं, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, तो h मतलब 17 का स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर को आपको घटा देना है, 17 का स्क्वायर 289 में से 8 के स्क्वायर 64, घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 और ये 2 225, और 225 का वर्गमूल निकल के आता है 15, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बी में टिक करना था।
25 में कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के किसी भी युग्म का योगफल समकोण में क्या होता है, मतलब कितने समकोण के बराबर होता है। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, पहले एक वृत्त बना लीजिए, वृत्त पर 4 गो बिंदु आपको कोई ले लेना है किसी भी तरह से, इस तरह से, ठीक है। और ये अब अगर आप इसको मिलाएंगे तो ये चक्रीय चतुर्भुज बनता है, ठीक है। ये क्या है, वृत्त पर चारों कोना इसका रहना चाहिए चतुर्भुज का। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में मान लीजिए ए बी सी डी है। तो चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है, सम्मुख कोण का योग जो होता है, आमने सामने का कोण का योग, जैसे कोण ए प्लस कोण सी जो है वह 180 डिग्री के बराबर होगा। सेम उसी तरह से कोण बी और कोण डी, यानी कोण बी और कोण डी जो है जोड़कर कितना आएगा 180, और 180 है इसका मतलब 2 गुने 90 है, तो 2 गो समकोण होता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा था, देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है ना, जैसे हम ए और सी ले लेंगे या बी और डी ले लेंगे तो दोनों तो 180 के बराबर होता है। तो योगफल कितने समकोण के बराबर, तो 180 कहने का मतलब इसमें 2 गुने 90 रहेगा, तो 2 गुने 90 मतलब 2 समकोण के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समकोण तो पूछ ही रहा था, तो ऑप्शन नंबर आपको डी में टिक करना था, क्योंकि 2 समकोण के बराबर होता है, ठीक है। 25 के बाद 26 में क्या करा है कि निम्नांकित रेखा युग्मों में से कौन किसी वृत्त में समांतर नहीं हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले आप ये जानते हैं ये वृत्त है आपका, तो क्या इसमें समांतर नहीं हो सकता है। तो देखिए व्यास, अगर मान लीजिए व्यास जो है, ऐसे हम व्यास अगर खींच दिए, एक और अगर व्यास खींचेगा तो यही व्यास तो खींचेगा नहीं, कोई दूसरा व्यास खींच सकते हैं, जैसे मान लीजिए व्यास हम ऐसे खींच दिए, तो क्या ये दोनों आपस में समांतर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी में टिक कर, 2 व्यास कभी समांतर नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 जीवा समांतर हो सकता है। कारण कि हम आपको बता दें, मान लीजिए एक नीचा से जीवा ऐसे खींच दे, ऊपर से खींच दे तो समांतर हो सकता है। एक जीवा और एक स्पर्श रेखा भी समांतर हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम एक जीवा खींच दिए, ऊपर से एक स्पर्श रेखा से खींच दिए, वो भी समांतर हो सकता है। 2 स्पर्श रेखा समांतर हो सकता है निश्चित, ऊपर से और एक नीचे से ऐसे, लेकिन 2 गो व्यास जो है वो आपस में समांतर नहीं हो सकता, ठीक है। 27 में करें, यदि किसी वृत्त की किन्हीं 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा। ये सब थोड़ा सा पढ़ने में ही आपको समय खा जाएगा। यदि किसी वृत्त, मान लीजिए ये वृत्त है आपका और त्रिज्याओं के बीच कोण दिया हुआ है, तो त्रिज्याओं के बीच मान लीजिए ये त्रिज्या 2 हम बना लिए, यहाँ पर एंगल दिया हुआ 130 डिग्री, ठीक है। ये आर है और ये भी आर है, त्रिज्या। अब यहाँ से स्पर्श रेखा पूछ रहा है, ये वृत्त का जो त्रिज्या छोर है, मान लीजिए यहाँ से स्पर्श रेखा ये और इसका एक स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का एंगल क्या होगा, ये एंगल पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर 4 चतुर्भुज का निर्माण हो ही रहा है, ओ ए, ये मान लीजिए बी, चाहे पी है और ये बी है, ठीक है। तो ये पी पॉइंट है, तो एक चतुर्भुज है, तो ये 130 है। आप जानते हैं यहाँ स्पर्श रेखा है तो ये 90 है, ये स्पर्श रेखा है तो ये भी आपका 90, तो ये बच जाएगा कितना, 360 में से आपको ये तीनों को जोड़ के घटा लेना है। तो तीनों को जोड़ने का मतलब 130, 90 90 180, ठीक है, डायरेक्ट जोड़ लिया। 360 में से आपको इसको घटा लेना है, तो 0 8 3 11 और 2 1 हो जाएगा 3, ठीक, 310, यानी कि टोटल कितना आएगा 50 डिग्री आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना था, क्योंकि ये 2 स्पर्श रेखा के बीच का एंगल पूछ रहा है। 3 गो एंगल पता है, चौथा आप निकाल सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है 360, 360 में से घटा सकते हैं। 28 में कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, एक दूसरे को समकोण पर भी समद्विभाजित करते हैं, तो कौन सा चतुर्भुज है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में अगर समकोण पर सीधा समद्विभाजित करता है तो वो समचतुर्भुज होता, लेकिन यहाँ कह रहा है विकर्ण भी इसका बराबर है, तो समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है सिर्फ भुजा बराबर है, ये विकर्ण दोनों अलग अलग रहता है, ठीक है। लेकिन वर्ग में जो है, देखिए वर्ग में भुजा भी बराबर होता है, इसका विकर्ण भी जो है वो प्रत्येक 90 डिग्री पर भी कट करता है और विकर्ण भी इसका बराबर होता है, इसीलिए आपको इसमें वर्ग में टिक करना था। 29 नंबर में है समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध है। तो देखिए समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है समकोण पर क्या करता है, समद्विभाजित। जैसा कि अब ये देख सकते हैं, समचतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखिएगा। समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है, ठीक, चारों भुजा पहले बराबर होता है और उसके बाद इसका जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, समकोण पर समद्विभाजित, मतलब ये दोनों भुजा ऐसे बराबर बराबर भाग में बांटता है, तो इसलिए लिखेंगे समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी में टिक कर, समचतुर्भुज का विकर्ण कभी बराबर नहीं होता है, ठीक है। 30 में कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र पर कोण AOB तथा परिधि पर कोण ACB, जहां C वृत्त के बृहद
चाप पर स्थित है तो कोण ए सी बी क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त से रिलेटेड आपका सवाल इसमें ज़्यादा है इसलिए आप इसको बढ़िया से समझेंगे। ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर मान लीजिए बीच में सी है, ठीक है, केंद्र है, और ओ मान लेते हैं केंद्र, ए ओ बी बना रहा है केंद्र पर, तथा परिधि पर इतना बना रहा है। तो केंद्र पर मान लीजिए कि हम एंगल एक ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ए और एक बी, ठीक, ए ओ बी यहाँ पर एंगल बना, ठीक, केंद्र पर ए ओ बी, और कह रहा है परिधि पर, मतलब परिधि जहाँ ए सी बी, जहाँ सी के बृहद पाद, मतलब ये छोटा वाला अगर चाप है तो बड़ा वाला चाप मान लीजिए यहाँ पर एक सी है और यहाँ से आपको ये चाप एंगल बनाना है, ठीक। तो ए सी बी आपका ये एंगल बना, बृहद चाप पर स्थित है। तो पूछ रहा है ए सी बी क्या होगा। तो यहाँ पर एक थ्योरम आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, ये थ्योरम था कि ये जो परिधि पर का जो कोण है, सेंटर पर का कोण का आधा, या सेंटर पर का जो कोण होता है, सेंटर मतलब केंद्र पर का जो कोण होता है, परिधि पर के कोण के दुगुना होता है। मान लीजिए ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाता है, ठीक, दुगुना होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये थीटा है, अगर इसी को थीटा मानेंगे तो ये इसका आधा हो जाएगा, तो थीटा बाई 2। तो ये जो आपसे क्या पूछ रहा था, एंगल ए सी बी मतलब पूरा बड़ा वाला, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये क्या होगा, ए सी बी जो होगा, ए सी बी जो होगा ये बड़े वाले का आधा होगा। तो बड़े वाले का आधा मतलब एंगल ओ ए ओ बी का आधा, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर आपको सी मारना है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये थीटा है तो ये क्या है, थीटा बाई 2 मतलब आधा है, तो इसलिए किसका आधा, एंगल ए ओ बी का आधा। अब आते हैं 31 नंबर, बहुपद। ये सब सवाल आपको टच करना था क्योंकि अब ज्योमेट्री का नहीं, ये सब तो आप आसानी से बीजगणित वाला बना ही सकते हैं। बहुपद दिया हुआ शून्यकों का योग पूछ रहा था, तो अल्फा प्लस बीटा होता है जो कि माइनस बी बाई ए। ये फॉर्मूला बस आपको याद रहेगा, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें ए का मान छाटेंगे तो 6, बी का मान -7, प्लस माइनस पर भी ध्यान देना, सी का मान -3, ठीक। अब यहाँ से रखिए माइनस तो रहेगा, बी का मान देख लीजिए -7 है इसलिए -7 लिखेंगे, ए का मान 6, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 7/6 आपको आंसर दिखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में टिक करना है, न कि ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इस सब चीज को। 32 में कह रहा है बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है c/a। अब यहाँ से फॉर्मूला पहले आप निकाल लीजिए, a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान 1 है। मान तो छांट सकते हैं इसमें से। अब यहाँ पर c का मान 1 रखेंगे और a का मान देख सकते हैं कि 2 है, तो 2 यानी 1/2 इसका आंसर आएगा, जो कि सटीक है ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट ये जो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला ही होता है c/a। अब 33 में कह रहा था शून्यकों -3 और 2 वाला बहुपद क्या है। तो ये जो शून्यक दिया हुआ है मतलब अल्फा के मान -3 मान लेते हैं और बीटा के मान 2 मान लेते हैं। बहुपद फॉर्मूला आपको याद होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद का फॉर्मूला। अब इसमें आपको मान रख देना, तो x², अल्फा की जगह -3, बीटा की जगह 2 और x रहेगा, अल्फा की जगह -3 और बीटा की जगह 2। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो x², ये कितना आ जाएगा, माइनस तो बाहर है, इसको जोड़ घटाव करेंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस माइनस ये देखिए प्लस माइनस -6 हो जाएगा गुना करके, x², ये माइनस माइनस ये भी +1 हो जाएगा, माइनस में 6। ये आपका आंसर आएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना था। अब आते हैं 34 नंबर। ये सब सवाल आपको टच करना ही है क्योंकि यही सब सवाल आपको आसानी से जल्दी में बनेगा और सटीक आंसर भी आएगा। रैखिक समीकरण युग्म, ये जो रैखिक समीकरण दिया है उसका आलेख का निरूपण क्या होगा, ठीक है। तो ये 3x - 3y है, कुछ बच्चा नहीं ना लिखे हुए, ठीक है, ये ऐसा ही लगता है कि क्वेश्चन में ही प्रिंटिंग वैसा ही होगा। तो अगर ये 3x बच्चा लिख दिया है या अपने से क्वेश्चन यहाँ पर, या देखने वाली बात है। देखिए हम ऐसे करके देख लेते हैं, 3/3 मान लीजिए लिखा हुआ है, उसी को देखते हैं 3/3 अगर है, लेकिन 3/3 हमें लग नहीं रहा है कि यहाँ पर, ये देख लीजिए ये 3 जो है अपने से अगर लिखा हुआ है तो सीधा x मान लेते हैं हम, x - y बराबर 0 है और 3x + 4y बराबर 20 है, ठीक। ये नहीं 20 बराबर के बाद नहीं है, इधर ही 20 है, बराबर 0 ऐसा है, ठीक। ऐसा मानते हैं तो हम क्या करेंगे, a1/a2 निकालते हैं पहले। तो a1 मतलब 1 और ये 1/3 आ गया, b1/b2 निकालते हैं तो -1/4। तो ये दोनों आपस में बराबर तो है नहीं, तो बराबर नहीं है तो आपको याद होगा कि a1/a2 बराबर 9 है b1/b2 के। तो क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होता है या इसका एक हल आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपको ए में टिक करना था। 35 में कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म ये दिया हुआ है और पूछ रहा है, ये कंडीशन भी दिया हुआ कि a1/a2 बराबर है, अगर b1/b2 बराबर है c1/c2 तो क्या होगा, कितने हल।
तो जैसा कि आपको याद होगा कि अगर तीनों बराबर होता है तो एक ही रेखा पर ये आकर सूत्र रहता है ऐसे, तो इसको हम संपाती बोलते हैं। और संपाती जब होता है तो इसके कितने हल, बहुत सारा बिंदु पर टच करता है, इसलिए इसका आंसर अनंत बहुतरे हल आपका होगा। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट इसका सॉल्यूशन होगा। तो तीनों बराबर होता है तो अनंत हल होता है, इसलिए ऑप्शन बी में मारेंगे। ये तो फॉर्मूला ही आपको याद होना चाहिए था। 36 में फिर उसी तरह से कि आलेखीय निरूपण में यदि समांतर रेखाएं हैं तो समांतर होने के लिए समांतर कब होता है, जब आपको कंडीशन याद होना चाहिए a1/a2 बराबर हो b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के, तब हम इसको क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। तो यहाँ तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ये तो कंडीशन अगर आपको याद होगा, यहाँ पर देख लीजिए ये प्रतिच्छेदी के लिए है, ये संपाती के लिए है और ये समांतर के लिए। 3 गो रेखा ही होता है, एक कटकुट, एक संपाती मतलब एक आकर एक इसी पर आ जाएगा, और एक दोनों समांतर होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आपका 37 नंबर कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रम से दिया हुआ, ये योग है और ये अंतर है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले योग मतलब मान लीजिए x + y = 14 और अंतर मतलब x - y = 4, ऐसे हम मान लिए, क्योंकि योग मतलब जोड़ और अंतर मतलब घटाव। दो संख्या मान लिया, अब इसको सोल्व कर सकते हैं, तो y से y कटेगा तो 2x = 14 4 18, x बराबर आ गया 9, काट सकते हैं इसको 9, तो x के मान 9 इसमें रख दीजिए समीकरण 1 में, तो x + y बराबर अगर 14 है तो x का मान 9 रखेंगे तो हमें y का मान निश्चित रूप से मिल जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 14 - 9, यानी y बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, तो एक x का मान 9 आया, y का मान 5 आया, और आपसे पूछ रहा है उनका गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल का मतलब दोनों को गुना, तो 9 × 5, 9 × 5 कितना होता है 45, जो कि ऑप्शन नंबर आपको पहला में टिक करना था। ठीक है, 38 में करें यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। सवाल को समझेंगे ध्यान से कि शांत जल में जल जो है वो नहीं चल रहा है, एकदम शांत है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चल सकता है। धारा की चाल, मान लीजिए पानी अगर स्पीड में है तो उसका भी तो कुछ चाल होगा, तो 3 किलोमीटर स्पीड है इसका। ठीक है, और इसका नाव कितना है 8 किलोमीटर। तो धारा के प्रतिकूल, ये मेन यही चीज आपको पूछने का उद्देश्य इसका ये था कि प्रतिकूल और अनुकूल आपको समझना है। तो प्रतिकूल मतलब उल्टा, अनुकूल मतलब उसके दिशा में। जैसे नाव मान लीजिए पानी अगर इधर जा रहा है, कुछ इस तरह से पानी जा रहा है, इधर ही अगर आप नाव चला के जाएंगे, जिधर पानी जा रहा है उधर जाएंगे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे आप विपरीत आएंगे, मान लीजिए पानी इधर जा रहा था और आप उधर से इधर आइएगा, तो आपको पीछे की ओर खींचेगा, जो कि आपका चाल कम कर देगा। तो 8 किलोमीटर आपका चाल था, उसका 3 किलोमीटर चाल है पानी का मतलब धारा का, तो 8 में से 3 को घटा देंगे तो आपके पास कितना चाल बच जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही आपका चाल बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। बस यहाँ पर ये चीज मेन होता है कि प्रतिकूल आपको पता है कि नहीं। प्रतिकूल मतलब उल्टा, अनुकूल मतलब सीधा। ठीक है, जिधर जो जा रहा है उधर ही जाएंगे, प्रतिकूल मतलब विपरीत जाना है। 39 में कह रहा था कि चर x में ये द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है, एक द्विघात समीकरण कहलाता है, जहां a b c क्या है वास्तविक संख्या, और इसमें से ऑप्शन देखेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि द्विघात समीकरण कब माना जाएगा, जब a जो है वह 0 के बराबर नहीं हो, क्योंकि a अगर 0 के बराबर आ जाए तो ये तो द्विघात समीकरण ही गायब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर पहला में टिक करना था, ऑप्शन नंबर डी में नहीं। ठीक ना, 40 में कह रहा है कि ये दो द्विघात समीकरण दिया हुआ, इसका विवेचक यानी डी आपसे पूछ रहा है, तो डी बराबर आपको पता होगा b² - 4ac। यही सब सवाल को आपको टच करना है। b के मान यहाँ पहले मान छाट लीजिए, a का मान 5 है, b का मान -6 है और c का मान -2 है। प्लस माइनस ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब b का मान रखेंगे तो -6 का स्क्वायर, 4, a के जगह 5 और c के जगह -2 है तो -2 लिखेंगे। -6 का स्क्वायर प्लस में 36 हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके ये एक माइनस यहाँ दिख रहा है तो प्लस हो जाएगा। 5 का 20 दूना 40, 40 और 36 जोड़ेंगे तो 76 इसका आंसर आएगा, 66 नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 41 में कह रहा था कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। ये कई बार हर एक साल ये सवाल पूछता ही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4, इसका मान फिक्स है, 1 के रहता है। आप कैसे समझिएगा, इस साइन को थीटा को इधर छोड़ दीजिए, स्क्वायर वाला को राइट साइड ले चलिए, तो 1 - साइन स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा का मान आप निकाल के ले आए कॉस स्क्वायर थीटा, या आप कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल के ले आए साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये 4 गो है या 2 गो है, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 गो जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर।
अब इसका मान बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा किसके जैसा है, साइन थीटा के जैसे, तो इसके चलते साइन थीटा लिख देते हैं प्लस ई कॉस स्क्वायर थीटा किसकी जगह, साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा, लेकिन ई वाला स्क्वायर तो ऊपर वाला भी रहेगा, ठीक है। अब आप बताइए साइन थीटा रहेगा प्लस ई साइन का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसका मान तो आपको पता ही है, देख लीजिए शुरू में ही दिया था 1 के बराबर, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, इसका मतलब इसका भी मान निकाल के लाया था, कितना आया 1 आया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में टिक करना है। सेम का सेम ये रहता है, कई बार सवाल पूछा है, हमें तो लगता है कि हर एक एग्जाम में ये सवाल रहता ही है। 42 में कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर है बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो ये तो सिंपल है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट का क्या होता है कॉसेक स्क्वायर है। अब इसको थोड़ा सा तोड़ना होगा, सेक को लिख देंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर है। ये भाग में है, गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर है गुना, और ये 1 बाई साइन है से उलट के क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1। अब इसको देख लीजिए, वो ऊपर में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर है, नीचा एक में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर है, और ये तो फॉर्मूला ही होता है, साइन बटे कॉस क्या होता है tan स्क्वायर है, तो आंसर में आप करेंगे ऑप्शन नंबर सी। 43 में करा कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 5 के बराबर है तो यहाँ स्क्वायर कर देना है, तो इसमें भी आप क्या करिए दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो tan a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइएगा, तो यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस 2a और b के जगह कॉट थीटा, ठीक है, प्लस में होगा b का स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये जो 5 का स्क्वायर है क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं tan थीटा कॉट थीटा 1 होता है, काटेंगे नहीं बल्कि आपको समझाएं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, अब प्लस में आपके पास ये कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा बराबर के बाद 25। आपसे किसका मान पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो दो को इधर रखेंगे बाकी सबको उधर ले चलेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 25, ये प्लस 2 इधर आके -2 हो जाएगा, 25 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 23, और इसका मान आपका 23 नजर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में टिक करना है न कि सी में, ठीक है। 44 में देखेंगे समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो क्या कहलाता है। जैसे समकोण त्रिभुज सपोज कीजिए, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य, ये मध्य कोई सेंटर बना लिए, ठीक है, और यहाँ से बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त अगर आप ऐसे खींचते हैं, ठीक है, ऐसे खींचेंगे तो ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है परिकेंद्र कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में टिक करना है। 45 में कह रहा है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई, इस सवाल को थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, जैसे मान लीजिए ये आपका दीवार है, लेकिन दीवार तो टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ये दीवार आपके पास मान लीजिए ये दीवार है और ये आपका सीढ़ी है, ठीक है, इस तरह से दीवार के सहारे सीढ़ी झुका हुआ है, और क्या कर रहा है 15 मीटर, ये सीढ़ी जो है वह 15 मीटर है, और क्या कर रहा है एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है, दीवार के साथ ये जो दीवार है इसके साथ इस सीढ़ी का कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, नीचे नहीं लगाइएगा क्योंकि जमीन के साथ हो जाएगा, ये दीवार के साथ एंगल कह रहा था 60 डिग्री ऊपर, तो ऊपर है, ये आप जानते हैं 90 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री है ऊपर है, लेकिन हमें पता होना चाहिए नीचे, ठीक है, ऐसे नीचे पता करेंगे तो ये 30 आएगा, क्योंकि जानते हैं ये 90 है ये 60 है, तो ये 30 निश्चित हो जाएगा, तो ये 30 से लगाएंगे, नहीं तो 60 से लगाइए, तो याद रखिए पी और एच बी बदलेगा। पूछ रहा है दीवार की ऊंचाई, तो ये मान लीजिए x मीटर है, तो अगर 30 से लगाएंगे तो p बटा tan थीटा लगाएंगे तो क्या होगा tan थीटा 30 लगाएंगे अगर, तो tan 30 क्या होता है p बटा b होता है, तो tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और p मतलब ये x और b मतलब 15, ठीक। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर 15, ठीक, 15/√3 आपका आंसर आएगा, तो 15/√3 तो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, tan 30 का मान बिल्कुल, हाँ नहीं ये गलत हम लगा दिए, कहाँ पे tan तो लगेगा नहीं, क्योंकि p और b की बात नहीं है बल्कि यहाँ h है, ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, ये h है, तो h तो tan में नहीं होता है बल्कि p और h तो साइन में होता है, तो साइन 30 लगाना होगा, तो साइन 30 के लिए हम इसको हटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा यही सब मिस्टेक ना करें। साइन 30 1/2 होता है, तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर 15 और बटा में 2, यानी ये ऑप्शन नंबर पहला ही आप लोग का करेक्ट होगा। याद रखना है यहाँ पर 60 डिग्री किसके साथ बना था, दीवार के साथ, और 30 डिग्री बना सकते हैं, और नहीं 60 पे ही बनाना हो तो याद रखिएगा 60 के सामने ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा आपका h, लेकिन आपसे तो ये पूछ रहा था इसलिए हम यहाँ पर एंगल चेंज कर दिए थे। 46 में कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 13, 14 और 15 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा।
तो 13 14 15 मान लीजिए कि त्रिभुज है इस तरह से, और इसका भुजा का मान लीजिए ए के मान 13 है, बी के मान 14 है और सी के मान 15 है। ठीक, अब आप जानते हैं एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये तो 9th क्लास में ही पढ़े होंगे। तो 14 इसको जो 27 और 7 5 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 42/2 यानी 21 आ जाएगा। ठीक, तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए। ठीक ना, अब आप बताइए कि अगर 21 आया है तो रूट अंडर आप फॉर्मूला आपको याद होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। 1 नंबर के सवाल तो है नहीं, बड़ा है तो आखिर 1 नंबर का, लेकिन बनाना पड़ेगा। 21 इंटू 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। ठीक है, अब इसको निकालना पड़ेगा। 21 तो 21 रहेगा, ये आपका 7 8 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 6। ठीक, अब यहाँ से आपको वर्गमूल निकालना है तो खंडित करके निकालना होगा। तो 7 तिहाई 21, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 4, 4 का वर्गमूल होता है 7 रहेगा, और 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2। जोड़ा लगा दीजिए, 7 से 7 टकरा के एगो निकल गया, 3 से 3 टकरा के एगो बाहर निकल गया, और ये 2 से 2 टकरा के एगो 2 निकला, लेकिन ये 4 है, 4 का वर्गमूल भी 2 होता है। आप गुना कर लीजिए, 7 तिहाई 21 दूना 42 दूना 84, ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना था। ठीक है, 47 में कह रहा है कि इसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दिया हुआ है, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से इतना इकाई है। देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है, कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया, चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई। ये तो सीधा सीधा बात है, ऑप्शन नंबर सी। कुल नहीं पूछ रहा है, कुल अगर पूछता तब होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक ना, और यहाँ पर चारों दीवार का क्षेत्रफल पूछा, इसलिए ये फॉर्मूला ऑप्शन नंबर सी लगाना था। 48 में कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए पहले समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए। समद्विबाहु का मतलब 2 भुजा बराबर, तो मान लीजिए 13 है, ये भी 13 है, 2 भुजा ये बराबर है। ठीक है, और आधार इसका दिया हुआ, आधार ये आपका 24 है। ठीक है, अब आधार है तो इसका यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये 2 बराबर बराबर भाग में बांट जाते हैं, ये 12 आ जाएगा। ठीक, तो 12 आएगा, तो ये आपसे पूछ रहा है क्योंकि 12 12 हो जाएगा। ठीक ना, अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये 12 हो जाएगा, और ऊंचाई आपको ये निकाल लेना है। ठीक, तो ऊंचाई मान लीजिए पी है। ठीक है, पी है तो रूट अंडर क्या, 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर घटा लेंगे, तो 13 के स्क्वायर 169 में से 144 घटाएंगे तो ये 25 आएगा। 25 का वर्गमूल होता है 5, तो यानी कि ये वाला 5 आ गया। अब क्षेत्रफल निकालना तो 1/2, आधार आपका 24 है, ऊंचाई आपका 5 निकल के आया है, ये कट जाएगा 12 बचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना है। ठीक है, पहले ऊंचाई निकाल लेंगे और उसके बाद क्षेत्रफल निकाल देंगे। 49 में कह रहा है यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसकी परिमिति क्या होगा। तो पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर लिखेंगे 36 √3, √3 से √3 कट जाएगा, तो इसे ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36 गुने 4, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा 36 गुने 4, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 4 का 2 यानी 6 दूनी 12 सेंटीमीटर इसका भुजा आ गया। ठीक है, अब आपसे परिमिति पूछ रहा है, तो त्रिभुज जो होता है समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा क्या होता है, तीनों भुजा इसका बराबर होता है। बैटरी थोड़ा सा लो हो गया, 1 सेकेंड, इसका बैटरी चार्ज में लगा देते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखिए इसका तीनों भुजा क्या है, बराबर होता है, तो परिमिति मतलब ए यानी 3a होता है, तो 3 गुने 12 यानी 12 तिहाई 36, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 50 नंबर देखिएगा, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया, वर्ग का जो विकर्ण होता है √2 गुने भुजा होता है बराबर 10 √2 लिखेंगे, √2 से √2 कटेगा तो a का मान 10 आ गया। अब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा मतलब 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आप बी में टिक करेंगे। ठीक है, तो ये 50 को प्रश्न हो चुका है, बैटरी भी इसका चार्ज नहीं है, हम इस 50 को क्वेश्चन को ही रोक कर छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको 50 को और जो 51 नंबर से बचा है उसका भी आज ही हम आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और आप अपना कमेंट करके राय विचार जरूर दीजिएगा कि आपका अभी तक के जो 50 को बताएं उसमें आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।